हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने 100 सब्सक्राइबर हमारे YouTube चैनल के हो गए हैं। आप लोगों के सब्सक्राइब की वजह से आज जो है हम पिछले सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 100 सब्सक्राइबर पे पहुंच चुके हैं। और ये स्टार्टिंग में जो टाइम होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस समय जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपके कंट्रीब्यूशन के कारण ही आज हम 100 सब्सक्राइबर पर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही अब जो है और आसान हो गया हमारे चैनल को YouTube पे सर्च करना। आप जैसे ही youtube.com/एग्जाम गुरु जैसे ही आप सर्च करेंगे, EG एग्जाम गुरु, जैसे ही आप EG एग्जाम गुरु लिखेंगे तो वैसे ही हमारा YouTube आपके सामने हमारा YouTube चैनल ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका शुक्रिया कि आपकी वजह से हम 100 सब्सक्राइबर पे पहुंच चुके हैं। चलिए फिर अब हम बात करते हैं कि टॉपिक की। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं इन्वायरमेंट के 25 MCQs लेकर आया हूं। आज हम 25 MCQ डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है और 25 MCQ अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप समझिए कि इन्वायरमेंट के लगभग कुछ नहीं तो आपने 100 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। क्योंकि एक MCQ हम MCQ को डिटेल में बात करेंगे, उनके हर एक ऑप्शन पे बात करेंगे, जिससे कि आपको न केवल उसका आंसर पता चलेगा बल्कि आंसर के पीछे के रीजन जो है वो भी आपको साफ दिखाई देंगे। तो ये ध्यान रखने वाली चीज ये है कि इससे पहले अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को अगर आपने देखना है तो इससे पहले हमने इकोसिस्टम, फूड चेन और फूड पिरामिड्स एंड एटमॉस्फेयर एंड इसके टाइप्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई थी, एक अलग से लेक्चर दिया था, जिसमें हमने इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया था। ये आधे घंटे का ये वीडियो है। अगर आप इस वीडियोस को लास्ट वीडियोस को आपने नहीं देखा तो सबसे पहले उसे देख लीजिए। उसके बाद आप MCQ सॉल्व करेंगे तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। और अगर आपने लास्ट वीडियो देख लिया है तो MCQ आप सॉल्व कीजिए, आपको समझ में आएगा कि आपको कितना जो है वो वीडियो समझ में आया है और इस टॉपिक को आप कितने अच्छे से समझ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड इन्वायरमेंट इज derived from dash word environment which means surrounding। कहने का मतलब है कि दोस्तों सवाल जो है आपका है कि जो इन्वायरमेंट वर्ड है वो आया है इन्वायरनर से। इन्वायरनर किस भाषा का शब्द है, किस वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब सराउंडिंग होता है। आपके पास जो ऑप्शन है उसमें है एक जर्मन, फ्रेंच, लैटिन और इंग्लिश। दोस्तों मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट जो है वो इन्वायरनर से बना है। और इन्वायरनर जो कहां से आया है, इन्वायरनर फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है। आप ध्यान रखिएगा, ई के बाद जस्ट एफ आता है तो ई फॉर इन्वायरमेंट और कहां से आया है, एफ फॉर फ्रेंच। तो ये इसका एक नॉमिनी बहुत आसान सा तरीका है इसको याद रखने का। आप इसके जरिए भी याद रख सकते हैं। तो इन्वायरमेंट जो है वो कहां से आया है, इन्वायरनर जो इन्वायरनर फ्रेंच में इन्वायरनर का मतलब सराउंडिंग होता है, वहां से ये आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Dash is the study of how the physical environment predisposes societies and state towards particular development trajectories। दोस्तों इसमें बोला गया है कि जो डैश इज द स्टडी ऑफ हाउ द जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो और सोसाइटी है वो किस तरीके से डेवलपमेंट को फर्क करता है, डेवलपमेंट में असर डालता है। तो ये जो चीज, ये स्टेटमेंट है या ये ऐसा क्या है जो इस बात की बात करता है कि जो इन्वायरमेंट है वो पूरी तरीके से जो वो इफेक्ट डालता है सोसाइटी को और स्टेट को उसके डेवलपमेंट में। तो दोस्तों ये आपको ध्यान होगा, तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन है आपके पास इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, नेक्स्ट ऑप्शन है इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म, नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म और नन ऑफ दिस। तो दोस्तों लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जो इन्वायरमेंटल
डिटर्मिनिज्म होता है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मतलब है कि ये एक तो अफ्रीका से आया है, सॉरी ये यूरोप की कंट्री से ये टर्म डेवलप हुआ है 19th सेंचुरी में। और उसमें ये लोग क्या मानते हैं कि जो इन्वायरमेंट है वो सोसाइटी को इफेक्ट करता है और वो बताता है कि कल्चर किस तरीके से डेवलप होगा। ठीक है, तो ये जो टर्म लिया, ये जो है ये क्या है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो है यहाँ से ये आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैन हैज चेंज द एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू। इसमें कह रहा है कि मैन जो है वो चेंज इन्वायरमेंट रिलेटेड टू, जो मैन हैज चेंज, जो है इंसान है, मनुष्य है, वो इन्वायरमेंट में चेंजिंग ला सकता है, वो चेंजिंग लाता है। तो वो क्या है ये, तो ये किससे रिलेटेड है, ये इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबलिज्म और प्रोबेबिलिज्म। तो दोस्तों अभी हमने इसकी बात कर ली डिटर्मिनिज्म की, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। इसमें ये माना जाता है कि इन्वायरमेंट चेंज लाता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, मैन चेंज लाता है, तो ये चीज तो नहीं है। तो ये आपका बी आंसर नहीं होगा। इधर है आपका एक्टिविज्म और पॉसिबिलिज्म एंड प्रोबेबिलिज्म। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ये पॉसिबिलिज्म है। ये जस्ट इसके बाद, डिटर्मिनिज्म के बाद ही इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म आया। इस पॉसिबिलिज्म में क्या है दोस्तों कि खासकर जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो ऐसा माना जाने लगा कि जो इन्वायरमेंट इफेक्ट तो डालता है लेकिन वो उतना इफेक्ट नहीं डाल पाता है जितना इफेक्ट डालता है। हम उसको स्टडी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब जो है जो इंसान है, जो ह्यूमन है, वो क्या है, वो लीड रोल में आ चुका है। वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वायरमेंट के चेंज होने में। तो इसलिए कहा गया है मैन हैज चेंज द एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ये डी आंसर जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश वाज द फर्स्ट टू टेक ऑन द स्टडी ऑन द ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। इनमें से जो आपका सवाल है, कहने का मतलब है कि इनमें से कौन है जिन्होंने पहली बार ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप पर स्टडी की, फर्स्ट टाइम एनवायरमेंटल एंड देयर ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। तो इसमें पहला है अलेक्जेंडर वॉन, सेकंड है अर्नेस्ट हैकल, थर्ड है एजी टांसले एंड नन ऑफ दिस। तो इसमें जो सवाल है उसका जवाब आपके पास, आप सोचिए एक बार कि क्या हो सकता है इसका जवाब एक बार। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो अलेक्जेंडर वॉन है। एक्चुअली अलेक्जेंडर वॉन है जिसने क्या किया था, सबसे पहले स्टडी किया था ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट को। जो ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट के बिटवीन जो रिलेशनशिप की स्टडी होती है उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या करते हैं हम, ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, उसके एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी हम स्टडी करते हैं। और जो ये टर्म दिया था इकोलॉजी, वो टर्म दिया था किसने, वो टर्म दिया था, बताएं आप, वो दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। ये टर्म जो है इकोलॉजी सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने इसको एजी टांसले ने इसको टर्म दिया था 1935 में, 1935 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अदर नेम ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, एनवायरमेंटल बायोलॉजी या एनवायरमेंटल स्टडी। तो इकोलॉजी का जो है, इकोलॉजी जो है अभी मैंने आपको बताया कि इकोलॉजी क्या है कि ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट के बीच हम जब रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको बेसिकली हम करते हैं
इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। सही जवाब होगा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। हम क्योंकि हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल की जो बायोलॉजी है उसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A biological community of interacting organism and their physical environment is called। एक ऐसी कम्युनिटी जो इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, जहाँ क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है और उसका फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच में इंटरेक्टिव ठीक है बायोलॉजिकल रिलेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं। जाहिर सी बात है हमें बायोलॉजी तब आता है जब हम लॉजी किसी में भी तब लगेगा आपका जब हम उस किसी की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा आपका डी, ये भी नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो है वो इकोलॉजी का ही अदर नाम है। बायोस्फीयर, और अब आपके पास दो ऑप्शन है, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। तो इसका जो सही जवाब है वो इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है जहां पर ऑर्गेनिज्म एंड उसके फिजिकल इन्वायरमेंट की बात की जाती है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था इसके बारे में। चलिए अब यहां पर है आर्थर टांसले द ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम इन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका, क्योंकि इकोसिस्टम जो है आपका वो किसने दिया, इससे कई तरह के क्वेश्चन निकलते हैं। इकोसिस्टम किसने दिया था, आपको ये भी यहाँ समझ में आ जाएगा कि आर्थर टांसले ने इकोसिस्टम दिया था, और ये इकोसिस्टम कब दिया था ये आपको देखना है। तो इकोसिस्टम आर्थर टांसले ने कब दिया था, आपके पास ऑप्शन है 1935, 1936, 1937 और 1938। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए 1935। आर्थर टांसले ने 1935 में ये टर्म इकोसिस्टम फर्स्ट टाइम दिया था। मैटर एंड एनर्जी आर एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इन्वायरमेंट इन। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, आप समझिए कि मैटर और एनर्जी आर एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। सिस्टम और उसके सराउंडिंग में जो मैटर एनर्जी चेंज होता है, ठीक है, ये इकोसिस्टम की बात कर रहा है। इकोसिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया था कि दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं, एक ओपन और एक क्लोज। ठीक है, तो अब ये कह रहा है, अब उसको आपको समझना है कि मैटर एनर्जी एक्सचेंज दोनों एक्सचेंज होता है सिस्टम और उसके इन्वायरमेंट में। तो वो कौन से सिस्टम में होता है, क्लोज में, ओपन में या दोनों में? अगर आपने उसको सही से पढ़ा होगा तो आपको बहुत आसान होगा इसका जवाब देना। बिना देर किए मैं इसका आपको जवाब बताता हूँ। इसका जो सही जवाब है वो ओपन सिस्टम है, बी, आंसर बी, ओपन सिस्टम। क्या जो ओपन सिस्टम है उसमें मैटर एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज होता है, जबकि जो क्लोज सिस्टम है इसमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होता है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता है। तो ये इसका आपका इसलिए सही, अब यहाँ पे जब दोनों चीजें एक्सचेंज होंगी तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द अर्थ एग्जिस्ट्स इन विच इकोलॉजिकल सिस्टम। जो अर्थ है वो अभी मैंने आपको क्लोज और ओपन सिस्टम बताया, अब उसी में का जवाब है, उसी से ये क्वेश्चन बना है कि जो अर्थ किसका एग्जांपल है। बेसिकली आप इसको सीधे सीधे समझिए तो अर्थ एग्जिस्ट इन द विच इकोलॉजिकल सिस्टम। अर्थ जो है वो किस इकोलॉजी सिस्टम का में आता है, वो क्लोज इकोसिस्टम है या ओपन इकोसिस्टम है। पृथ्वी आप ध्यान दीजिए, फिर ये पृथ्वी है और ये इसके आसपास की सराउंडिंग है जिसमें आपका, तो अब ये क्या है, ये ओपन है या क्लोज है? तो ये क्लोज है। आपको लग रहा होगा ओपन है क्योंकि यहाँ से सब चीजें आती भी हैं और जाती भी हैं, लेकिन ये जो है ये क्लोज सिस्टम है। क्लोज कैसे है कि यहाँ से आप देखिए कि ये देखिए यहाँ, इसको आप सही से समझिए, ये पृथ्वी है, यहाँ पे ये सन है,
अब यहां से रोशनी यहां तक आ रही है यहां तक रोशनी, लेकिन क्या ये यहां जा रही है रिवर्ट? नहीं ना, एक्सचेंज नहीं हो रहा है। यहां से आ तो रही है एनर्जी, लेकिन वापस नहीं जा रहा है। वापस ये अगर ये भाप के रूप में, वाष्प के रूप में अगर ये जाता भी है तो ये क्या होता है आपका, यहाँ पे पहले ही स्फीयर पे आपका जो पहला आपका है स्फीयर, वहीं पर ये रह जाता है। ट्रोपोस्फीयर जो है आपका वहीं पर ये रह जाता, सारी की सारी यहाँ तक, इससे ऊपर नहीं जा पाता है। तो यहाँ पे आपका जो है इसका जो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम कहते हैं। एक और चीज ध्यान रखने वाली है कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है। तो देखें कि पृथ्वी जो है वो क्लोज का एग्जांपल है, लेकिन जो इन्वायरमेंट है हमारा वो ओपन सिस्टम है। क्यों ओपन सिस्टम है? कि यहाँ पे इन्वायरमेंट अलग अलग, दो अलग अलग इन्वायरमेंट के बीच में एक्सचेंज होता है, एनर्जी भी और मैटर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए ऑटोट्रोपर्स। इनमें से कौन ऑटोट्रोपर्स नहीं है? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है फोटोप्लैंक्टन, ग्रास, एल्गे या एंट। चार आपके पास ऑप्शन है इनमें से। तो देखिए इसका जवाब पहले आप ऑटोट्रोपर समझिए कि है क्या। ऑटोट्रोपर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो अपने खाना स्वयं बनाते हैं, जो स्वपोषी होते हैं। ऑटोट्रोपर्स यानी स्वपोषी, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे हम ऑटोट्रोपर्स कहते हैं। तो इनमें से कौन कौन सा है देखिए। फोटोप्लैंक्टन है, ये प्रकाश संश्लेषण के थ्रू अपना खुद बनाते हैं। ग्रास है, घास, घास देखिए आप, क्या ये अपना खुद बनाते हैं या कहीं और से लेते हैं खाना? ये भी अपना खुद बनाते हैं। एल्गे ये शैवाल होता है, ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं। चींटी तो ये भी ऑटोट्रोपर से, ये भी है, ये भी है। तो लास्ट आपका ऑप्शन क्या बच गया? एंट। एंट इसलिए सही जवाब हो जाएगा एंट, क्योंकि एंट जो है अपना खाना खुद नहीं बना। आप देखते होंगे चींटी क्या करती है आपके घर में या कई जगह पे जहाँ पे मीठा होता है, वो क्या करती है, वहां से आके उसको फूड को, बने बनाए फूड को खाती है, उसको ले जाती है और उसको खाती है। तो एंट का जो है, चींटी जो है वो क्या करती है, वो ऑटोट्रोपर्स नहीं है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश इज ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल्स सच एज द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। डैश क्या है, वह क्या है जो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन, वो क्या करती है और डेड ऑर्गेनिज्म या इस तरह की चीजों को ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है। ऐसी क्या चीज है, ऐसी कौन सी ऑर्गेनिज्म है? ये भी ऑर्गेनिज्म है, ध्यान रखना कि वो भी ऑर्गेनिज्म है। और वो क्या करती है आपको, कि चीजों को जो डेथ हो गई है, लगभग जैसे डेथ किसी के हो गई, कोई जानवर अगर कोई मर जाता है तो उसको क्या करती है, वो तोड़ देती है। आपने देखा होगा उसमें कीड़े से लग जाती हैं और उसके बाद वो गल जाती है। उसका जो मांस है, उसके मांस, हड्डियां वगैरह, हड्डियां रह जाती हैं। धीरे धीरे अगर कुछ टाइम छोड़ते हैं तो वहां से गायब हो जाएंगी, ठीक, हड्डियां वहां बचेंगी। तो ऐसा क्या है, उसे क्या कहते हैं? उसे कंज्यूमर कहते हैं, ऑटोट्रोपर्स कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं। इसका बहुत बहुत आसान है ये क्वेश्चन। इसका सही जवाब है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होता है? डिकम्पोजर जो होता है वो एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो जो कीड़े होते हैं उसे डिकम्पोजर कहते हैं। वो क्या करता है कि जो जितनी भी चीजें होती हैं उसको टुकड़ों में तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है, ताकि वो आसानी से उसका इस्तेमाल हो सके। इसके बाद ये आपको पता ही है प्रोड्यूसर। बाकी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। प्रोड्यूसर क्या होता है? जो प्रोड्यूस करते हैं खाना। तो ये प्रोड्यूस तो नहीं करते हैं। ऑटोट्रोपर्स क्या होता है? जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। और कंज्यूमर क्या होता है? ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो ये भी नहीं होगा। सही जवाब जो है डिकम्पोजर होगा, जो क्या करते हैं, उनको ब्रेक कर देते, डिकम्पोज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How many percentage energy is passed in an ecosystem from one trophic level to the next?
एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे कितने % एनर्जी पास होती है। इकोसिस्टम में अगर आपने फूड चेन पढ़ा हो तो वहां मैंने बताया था कि एक रूल भी है इसको लेकर, सीधे सीधे उसी रूल की बात की गई है लेकिन उसको घुमाया गया है। एक रूल है, वो रूल क्या है, 10%। 10% जो रूल है यही इसका सही जवाब है, बी, ऑप्शन बी सही होगा। 10% रूल में इसमें क्या माना जाता है कि जो एनर्जी है जब वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांसफर होती है तो वो सिर्फ कितने % होता है, 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है, बाकी 90% उसी लेवल पे ही रह जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। In 1942 10% लॉ, जो जिस अभी 10% लॉ की बात किया गया था, एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन वाज गिवन, ये किसने दिया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, रायमंड लिंडमैन, चार्ल्स एल्टन, जी लिंडमैन या चार्ल्स एनेक्स। ये 4 ऑप्शन है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं नेट में और वो कंफ्यूज कर दिए जाते हैं, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। अगर आपने नहीं देखा है हमारी लास्ट वीडियो तो उसको जरूर देख लें। इसका सही जवाब है रेमंड लिंडमैन ने, इसने जो है 1942 में 10% रूल दिया था, जिसमें यह माना जाता है कि जो एनर्जी है वो नेक्स्ट लेवल पे सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट देखते हैं। A transitional area of vegetation between two different plant communities is, क्या कह रहा है देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। A transitional area of vegetation between two different plant communities, एक ये है एरिया, एक ये एरिया है, ठीक है, लेकिन ये एरिया ओवरलैप हो रहा है यहाँ पर, तो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये इसको क्या कहा जाता है? अब इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि देखिए एक ये समुद्र है, नदी है, लेकिन यहाँ पे ये पीड़ित धरती है। अब क्या है, जाहिर सी बात है पानी कहाँ जाकर जाता है, अब ये जो पार्ट है इतना, हाँ ये धरती भी है और यहाँ पे समुद्र, इसको क्या कहते हैं? इकोसिस्टम, इकोटोन, टेरिटरी या कम्युनिटी। मैंने आपको इकोसिस्टम आपको मैं बता चुका हूँ क्या होता है, टेरिटरी आपको पता है कि क्या होता है, कम्युनिटी आपको पता है क्या होता है, समुदाय। तो इसका जो सही जवाब है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इकोटोन। इकोटोन उस एरिया को कहते हैं, जो वो एरिया जो जहां पर 2 डिफरेंट कम्युनिटीज आपस में मिलती हैं, उस ट्रांजिशन एरिया को क्या कहते हैं? इकोटोन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which one of these is not a atmosphere main layer? इनमें से कौन सा एटमॉस्फेयर के मेन लेयर का हिस्सा नहीं है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। आपको पता है कि मेन लेयर कौन से 5 होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि कोई भी 3 होंगे और एक जो है वो मेन लेयर नहीं होगा, तो वो आपको पहचानना, आइडेंटिफाई करने हैं। मैंने आपको एटमॉस्फेयर जब आपने पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि वो ध्यान रखने वाली चीज है कि कई बार हम कहाँ दिक्कत करते हैं, नॉट हम पढ़ना भूल जाते हैं जल्दबाजी में और हम पढ़ लेते हैं कि बीच वन ऑफ दीज इज एटमॉस्फेयर मेन लेयर, तो हम इनमें से वो आइडेंटिफाई करते हैं जो एक मेन लेयर है। तो यहाँ पे हम गलती करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए द ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फीयर, द ऑप्शन सी द थंडर स्फीयर और ऑप्शन डी मेसोस्फीयर। तो इसको ट्रोपोस्फीयर आपने पढ़ा है, जो सबसे पहली लेयर होती है उसे ट्रोपोस्फीयर ही कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर ये भी आपने पढ़ा है, दूसरी लेयर जो होती है उसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ये है आपका थंडर स्फीयर। थंडर स्फीयर जो है वो कुछ नहीं होता है, थंडर स्फीयर होता ही नहीं, थर्मोस्फीयर होता है। इन्होंने थर्मो क्या किया, ठंडा किया। तो
और मेसोस्फीयर ये भी एक लेयर होती है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि थंडर स्फीयर कोई भी ऐसी लेयर नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं, इन विच लेयर द एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर इज लोकेटेड। जो ओजोन लेयर है वो कौन से लेयर पे पाया जाता है, उस किस लेयर को ओजोन लेयर भी कहते हैं। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। ओजोन लेयर ही, किसी लेयर को ओजोन लेयर भी कहा जाता है, तो वो कौन सा है? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, मेसोस्फीयर। दोस्तों इसका सही जो जवाब है बताइए, स्ट्रेटोस्फीयर इसका सही, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फीयर इसका सही जवाब है। स्ट्रेटोस्फीयर दूसरा लेयर होता है पृथ्वी के बाद। सबसे पहली लेयर ट्रोपोस्फीयर है, दूसरी लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर है, और इसी लेयर को हम ओजोन लेयर भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या काम करती है, जो यूवी जो रेज होती हैं जो सूर्य से आती हैं उसको क्या करती है, ये फिल्टर कर देती है। इसकी वजह से यहाँ पे पृथ्वी पर हम कैंसर जैसी बीमारी से हम बच पाते हैं। अगर ये ना फिल्टर करे तो ये कैंसर का सबसे बड़ा कारण बनेगा। तो सही जो है, इसलिए इसको ओजोन लेयर को ही स्ट्रेटोस्फीयर लेयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच लेयर डू एरोप्लेन फ्लाई। किस लेयर में एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करता है? इसमें ऑप्शन है मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। चार ऑप्शन है इसके। देखिए इसमें एरोप्लेन फ्लाई, उड़ने की बात की गई है, जो एरोप्लेन उड़ता है। यहाँ पे देखिए, अगर इसने ये कहा होता कि एरोप्लेन जो है उड़ने की बात की, तो इसमें मैं आपको बता दूं, एरोप्लेन जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में बहुत स्मूथली उड़ता है, यहाँ पे इसको कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पे। लेकिन जब एरोप्लेन की स्पीड की बात करेंगे, जब वो कहेंगे कि स्पीड, किस लेयर में एरोप्लेन को स्पीड दी जाती है, तो वो पहले लेयर में, वो ट्रोपोस्फीयर में जो है, ट्रोपोस्फीयर में एरोप्लेन को स्पीड दी जाती है। और जब वो, लेकिन जब वो उड़ता है वो किस में उड़ता है? स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। तो ध्यान रखना है कि फ्लाई किस पे करता है? स्ट्रेटोस्फीयर पे, और उसको स्पीड जो है वो पहले लेयर ट्रोपोस्फीयर पे दी जाती है। तो इसका आंसर जो होगा बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आंसर बी इज द इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन विच लेयर डू मैटर्स बर्न अप। किस लेयर में जो मैटर्स है वो जल जाते हैं? दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर तीसरी लेयर होती है जहां पर जितने भी मैटर्स होते हैं वो जल जाते हैं, काफी गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज आर, यहाँ पे ऑब्लिक है, विच इज या आर गैसेस अवेलेबल इन ट्रोपोस्फीयर। इनमें से जो कौन सी गैस है वो इसमें से कौन सी गैस है जो है वो ट्रोपोस्फीयर पे होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या ऑल ऑफ एबव। ये ट्रोपोस्फीयर जो है वो पृथ्वी के जस्ट ऊपर पहले स्फीयर होती है। मैंने आपको बताया था कि इसमें 90% गैस होती है। जितनी 90% जो वर्ल्ड की पूरी ब्रह्मांड की गैस होती है वो यहीं पर अवेलेबल होती है। अब यहाँ पे कौन कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या और ऑक्सीजन तो होता है, ये तो आपको पता है। नाइट्रोजन और आर्गन, क्या ये दोनों होते हैं? बिल्कुल, नाइट्रोजन भी होते हैं और आर्गन भी होता है। इसके अलावा एक और होता है, CO2 भी होता है। 4 गैस होती है टोटल, जो मेजर तरीके से 4 गैस यहाँ पे मिली जाती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। 78% के आसपास नाइट्रोजन होता है, 23 के आसपास ये होता है, और आर्गन जो होता है 0.9% के आसपास होता है।
और CO2 जो है वो आपका 0.04 होता है। तो ध्यान रखना ये 4 गैस होती हैं और ये इसकी परसेंटेज होती है। हम कई बार ना ऑर्गन को लेकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है ऑर्गन नहीं होता है, तो इसलिए ऑर्गन तीसरे नंबर पे आता है, ध्यान भी रखिएगा आप इसको। नेक्स्ट देखते हैं, विच लेयर हेल्प Which layer help protect us from ultraviolet radiation from the sun? ये अभी आपने पढ़ा था कि कौन सी लेयर, जो अभी ओजोन लेयर के बारे में, कि ओजोन लेयर क्या करती है, यूवी रे से हमें बताती है, सूरज से आने वाली, उसी को अभी हमने उसी को पढ़ रहे थे। क्या था वो? इसका ऑप्शन सीधे सीधे है, स्ट्रेटोस्फीयर है। वापस देख लीजिए एक बार, स्ट्रेटोस्फीयर क्या करती है, उसे ही हमें ओजोन लेयर कहते हैं। ये क्या करती है, ये सन से, जो सूरज से आने वाली यूवी रेस है, उसको रोक देती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच लेयर इज एटमॉस्फेयर हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव? रेडियो वेव्स को ट्रांसमिशन के लिए कौन सी लेयर सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है? तो इसमें आप देखिए, एक्सोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है और आइनोस्फीयर है। एक बार देखिएगा, अभी तक आप देख रहे थे कि ये सारे देख रहे थे, लेकिन आइनो नहीं था। तो आप सोचे कहीं कि आइनोस्फीयर नहीं होता, एक्चुअली आइनोस्फीयर वो भी होता है और वो मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में आता है। एक तरीके से थर्मोस्फीयर का ही पार्ट होता है। तो जो रेडियो वेव के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो यही होता है, आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर में जो एक डी लेयर होती है, जो सबसे लास्ट लेयर होती है, उसको डी लेयर कहते हैं। जो डी लेयर होती है वो इस काम को करती है कि रेडियो वेव्स जो होती है, जो बड़ी बड़ी रेडियो वेव्स होती हैं, उसको छोटा कर देती हैं, जिससे कि कम्युनिकेशन इजी हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइनोस्फीयर जो रेडियो वेव्स के लिए होता है, वो आइनोस्फीयर की वजह से ही ये सारी चीजें, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह पॉसिबल हो पाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लेटेड बिकॉज ऑफ। ओजोन लेयर जो है वो धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, वो पतला होता जा रहा है ओजोन लेयर, और वो डिप्लीट होता जा रहा है। वो क्यों होता है, कौन सी, किसके कारण? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO, NO2 और O3, इनमें से कौन क्या है जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो घटती जा रही है, वो पतला होता जा रहा है? तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका, क्योंकि CFC इसका ऑप्शन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसी गैस है जिसकी वजह से ही ओजोन लेयर धीरे धीरे पतला होता जा रहा है, और इसको लेकर जो है बहुत बार प्रयास किया गया है। 1985 में भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ध्यान रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1985 में हुआ था, वो उसका भी यही मकसद था कि CFC को कम के उत्सर्जन को, इसके उत्सर्जन को कम किया जा सके। तो सबसे ओजोन लेयर को पतला करने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो CFC का ही है। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following are energy pyramid? इनमें से which of the following are energy pyramid? दूसरी क्वेश्चन गलत है एक्चुअली, है कि एनर्जी पिरामिड किसने दिया? Who give the term ऑफ एनर्जी पिरामिड? एनर्जी पिरामिड जो है वो किसने दिया? वो इसका जो सही आंसर होगा आपका, तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। इसका जो क्वेश्चन कहने का मतलब है कि एनर्जी पिरामिड जो है वो किसने दिया, हु गिव द टर्म ऑफ एनर्जी पिरामिड? तो ये दिया है आपका चार्ल्स एल्टन ने। चार्ल्स एल्टन ने एनर्जी पिरामिड का टर्म, जो एनर्जी पिरामिड है उसके बारे में जो डिस्क्राइब किया है, उसको किया है चार्ल्स एल्टन ने। मैंने इसके बारे में बताया था आपको, रेमंड लिंडमैन ने क्या किया था, मैंने आपको बताया था अभी कि इसने दिया था 10% जो रूल दिया था एनर्जी का, जो एनर्जी का 10% रूल दिया था। लेकिन चार्ल्स एल्टन ने क्या किया था? चार्ल्स एल्टन ने आपका एनर्जी पिरामिड दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, The concept of ecological pyramid was first proposed. Ecological pyramid, दोस्तों ये वही क्वेश्चन आ गया आपका
इसमें पीछे में कुछ गड़बड़ था, यहाँ पे ये क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वाज फर्स्ट प्रपोज्ड, ये जो किसने प्रपोज किया था, चार्ल्स एल्टन ने, मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स एनर्जी इन द फूड चेन, इनमें से क्या है जो एनर्जी जनरेट करने का काम करता है किसी भी फूड चेन में, प्लांट, सन, ओशियन या ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों आप कहेंगे कि प्लांट भी करता है, कि पौधे से वो पौधे को दूसरा खाता है, दूसरे से तीसरा खाता है, तो एनर्जी कम होती जाती है, मैंने आपको बताया था। सन भी, ओशियन भी, लेकिन जो मेजर सोर्स है विदाउट इसके सन है, क्योंकि विदाउट सन के पॉसिबल ही नहीं है, ये बना ही नहीं सकता खाना। यहाँ पे आपका जब तक इसको सन नहीं मिलेगा, यहाँ जो शैवाल होते हैं वो भी नहीं बना सकते, तो पॉसिबल, इस सन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स एनर्जी इन द फूड चेन, तो सन ही फूड चेन में एनर्जी जनरेट करने का काम करता है। प्राइमरी जो एनर्जी जनरेटर है वो सन है, सूरज है। दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन एनवायरनमेंट से रिलेटेड। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है तो एक बार और आप इसको एक बार देख लीजिएगा और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। अभी और भी कई सारे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बचे हुए हैं, मैं उसको धीरे धीरे आपके लिए लाता रहूंगा। मैं लगातार एनवायरनमेंट के, ये चौथा वीडियो है, मैं लगातार आपके लिए ऐसे ही टॉपिक ला रहा हूँ और उसको और भी डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब अगर आपने चैनल नहीं किया है तो उसको जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल पे, क्योंकि यही हमारी इनकम है, इसी से हम मोटिवेट होते हैं। आप जब लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं और बेहतर करने के लिए हम और कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।